जय जगन्नाथ। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं डेक्कन शहर में संत भीमा भोई की भूमि पर हूँ, जिन्होंने जगत उद्धारक के रूप में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। मैं आभारी हूँ भारतीय मानक ब्यूरो का और सुरक्षा जीवन उपभोक्ता सुरक्षा जीवन संगठन का और इस कॉलेज प्रबंधन का, जिन्होंने मुझे आपसे मिलने का ये मौका दिया और ये अवसर उपलब्ध करा। साथियों, हम लोग एक मैसिव राष्ट्रव्यापी कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन के तहत किया है। कंज्यूमर अवेयरनेस भारत यात्रा, which was started on 24th December on the National Consumer Day from Delhi and flagged off by the Honorable Consumer Affairs Minister, Government of India, Shri Prahlad Joshi ji. This yatra, we are going into every part of the country, in every state and union territory of the country, all the 28 states we are covering. And from Delhi, हम लोग उड़ीसा पहुंचने से पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, गोवा, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ प्रदेश से होकर आ रहे हैं। और अभी हम उड़ीसा में हैं और यहाँ से हम बंगाल, झारखंड होते हुए जो हमारे पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं वहाँ जाएंगे और उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए नॉर्थ का पार्ट पूरा करते हुए यात्रा 15 मार्च को फिर से नई दिल्ली निकलेगी। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यात्रा इज टू एजुकेट, टू एम्पावर एंड टू अवेयर ऑल द कंज्यूमर्स। ये यात्रा हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को संरक्षित करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए है, क्योंकि बाजार में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के 40 साल बाद भी हमें लगता है कि उपभोक्ता संरक्षित नहीं। देश में उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के बहुत सारे कानून बने, जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो कानून, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, पैकेज कम्युनिटी रूल्स जैसे बहुत सारे कानून शामिल हैं। और मुझे खुशी है कि इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो का पूरा सहयोग इस यात्रा को न केवल उड़ीसा में वरन पूरे देश में मिल रहा। मैं कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के उपभोक्ता संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क और संगठन है, उसके नेशनल चेयरमैन के साथ ही साथ भारतीय मानक ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर हूँ। नेशनल मिरर कमिटीज, कोपोर्को, पोस्को, बहुत सारी और कमेटियाँ जिनमें मानक बनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व होता है, उनका भी सदस्य हूँ और उस नाते भारतीय मानक ब्यूरो के परिवार का भी एक हिस्सा हूँ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी की जो बैठक लंदन में विश्व मानक संगठन की तरफ से की गई थी, उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का मौका भारत सरकार ने मुझे दिया था और इससे पहले भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता रहा। साथियों, इंटरनेशनल कंज्यूमर एक्शन नेटवर्क का भी मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व विश्व के विभिन्न मंचों पर करता हूँ। ये भारत यात्रा न केवल आप लोगों को संरक्षित करने के एक प्रयास का हिस्सा है, बल्कि ये भारत यात्रा इस बात को जानने का भी एक प्रयास है कि क्या कारण है कि तमाम सरकारी और संस्थागत प्रयासों के बावजूद भी विभिन्न कानूनों की प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। अलग अलग राज्यों में वास्तविक तौर पर जमीनी हालत क्या है, इन कानूनों को हम कैसे अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं और किस प्रकार से अगर आवश्यकता है तो संबंधित कानूनों में बदलाव किए जाने की जरूरत है, तो उन कानूनों में क्या बदलाव लाया जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में मिला, जिसने आप सबको 6 अधिकार दिए: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। बाजार में ऐसा कोई सामान या सेवा बेची नहीं जानी चाहिए जिससे आपकी जान या माल को कोई नुकसान होता हो।
बाजार में बेची जाने वाली कोई भी वस्तु या सेवा के संबंध में कोई सूचना आपसे छिपाई नहीं जानी चाहिए। उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना आपका अधिकार है। बाजार में कोई भी खास वस्तु या सेवा बेचने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको यही खरीदनी पड़ेगी। यह आपका अधिकार है कि आप कौन सी वस्तु लेना चाहते हैं, कौन सी सेवा लेना चाहते हैं, आपके चयन का अधिकार। न केवल इतना, बल्कि अगर आपने कोई वस्तु या सेवा ले ली है और उसमें किसी तरह की खराबी आ गई है तो उसको सुनने से मना नहीं किया जा सकता। आपकी बात को सुनना पड़ेगा। जिस दुकानदार ने वो सामान बेचा है, जिस मैन्युफैक्चरर ने वो प्रोडक्ट बनाया है, ये आपकी सुनवाई का अधिकार है। पहले लिखा होता था बिल पे, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इसको हमने गैर कानूनी घोषित किया। आपने चाहे सेल में माल खरीदा है, कहीं भी खरीदा है, अगर वो खराब है तो दुकानदार को बदलना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो उपभोक्ता संरक्षण कानून में आपको मिला है, राइट टू कंपनसेशन। अगर किसी वस्तु या सेवा से आपको कोई नुकसान हो गया है, आप खरीद लाए हैं, कोई बात नहीं, खरीद के लाने के बाद उसका उपयोग करने के बाद किसी तरह का नुकसान हो गया है, तो आपका यह अधिकार है कि जितना भी नुकसान उस वजह से हुआ है, वो सारा नुकसान आप उसके निर्माता से, उसके बेचने वाले से वसूल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी हमने और मिठाई खराब आने से हमारे परिवार के लोग बीमार हो गए, तो हम केवल मिठाई का पैसा नहीं, उन सबके बीमारी के इलाज का पैसा उस मिठाई वाले से वसूल कर सकते हैं। कानून में प्रावधान। हमारे किसान भाई बीज खरीदते, खाद खरीदते हैं, बीज और खाद नकली आ गया और उससे फसल खराब हो गई, तो पूरी फसल का पैसा उस बीज वाले से वसूल किया जा सकता है। सर्विसेज के मैटर, बैंकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है, इलाज में डॉक्टर ने लापरवाही की है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, तो वो पूरा का पूरा पैसा अस्पताल उस डॉक्टर से उसके आगे के नुकसान का वसूल कर सकते हैं। राइट टू कंपनसेशन के तहत आप लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया। और छठा अधिकार है कंज्यूमर एजुकेशन का, कंज्यूमर अवेयरनेस का, कि आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपके अधिकार हैं। और उसके लिए जागो ग्राहक जागो जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। आप टेलीविजन पर देखते हैं, सरकारें चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, विभिन्न नियामक एजेंसियां चला रही है। लेकिन हमें लगता है कि आज भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबके तक इन अधिकारों की जानकारी नहीं है और उन्हें इन अधिकारों का फायदा नहीं मिला है। खासतौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हमारे पिछड़े क्षेत्रों के लोग, हमारे गरीब लोग, दलित, पिछड़े, किसान तबके के लोग अभी भी इन कानूनों का फायदा लेने से वंचित हैं। साथियों, उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा इसी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि जिन लोगों तक, जिन तबकों तक, और मेरा मानना है जिन्हें सबसे ज्यादा इस कानून की जरूरत है, उन लोगों तक इस कानून का लाभ किस तरह पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। हमारे बीच लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफिसर भी मौजूद हैं। नापतोल के संबंध में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन क्या आज भी हम कह सकते हैं कि बाजार में जो नापतोल हो रहा है वो सही है? कम नापतोल, काला बाजारी, भ्रामक विज्ञापन, अनफेयर, अनुचित व्यापारिक व्यवहार, तमाम तरीकों से उपभोक्ताओं का कदम कदम पर शोषण हो रहा है। खाने पीने की चीजों में मिलावट, आप देखिए कितने बुरे हाल हैं। न केवल पैसे का आर्थिक नुकसान हमें इससे होता है, बल्कि तरह तरह की बीमारियां, कैंसर जो आज घर घर में पहुंच गया है, हार्ट डिजीज, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, जो हम सब्जियां खा रहे हैं, उनको हजार्डस केमिकल से पकाया जा रहा है, उसमें इस तरह की मिलावट की जा रही है। इन सबसे मुकाबला करने ये जरूरी है कि आप अपने उन अधिकारों के बारे में जानें जो विभिन्न कानूनों के जरिए हमने आपको दिलाए। इस यात्रा का उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि जिन एजेंसियों को इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो क्या उतने इफेक्टिव ढंग से वहां काम कर पा रहे हैं, क्या उनके पास संसाधनों की कमी है, क्या कम्युनिकेशन गैप है कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद हम आज भी कंज्यूमर को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं, संरक्षित नहीं कर पाए। मुझे खुशी है कि भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग, विभिन्न राज्य सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो, लीगल मेट्रोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं
क्योंकि वो चाहते हैं कि इन कानूनों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित सुनिश्चित हो सके। इसमें जो बाधाएं आ रही है, सरकार कानूनों में बदलाव करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहले इस मैसेज को पहुंचाना होगा और ये समझना होगा कि कानून में क्या बदलाव लाए जाने चाहिए। साथियों, इसी अभियान के तहत मैं आपके बीच हूँ और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के कोने-कोने में आप लोगों का जो सहयोग और समर्थन मुझे मिल रहा है, जिस तरह आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, उसने मेरे उत्साह को और बढ़ा दिया है। हमारी ये यात्रा 82 दिन की यात्रा है और लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। हमने आधा सफर पूरा कर लिया है। 10,000 किलोमीटर की यात्रा हमने लगभग पूरी कर ली है। जो यात्री मेरे साथ चल रहे हैं उनका भी मैं, संजय खंडेलवाल, रेखा जी, हमारे कैलाश जी और जो लोग हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर जो हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री स्वप्नल प्रताप जी, श्री रंजन परिदा जी, श्री गोविंद ओझा जी कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और उड़ीसा को गर्व होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के उपभोक्ता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री ओझा इस यात्रा के नेशनल को कन्वीनर भी है और पूरे देश में यात्रा की व्यवस्था को देख रहे हैं। विजय लक्ष्मी मोहपात्रा हमारी ऑल इंडिया की जॉइंट सेक्रेटरी है। श्रीनिवास साहू जी बहुत एक्टिवली इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। बीजी दास जी इस स्कूल कॉलेज से जुड़े हमारे अधिकारीगण, एडमिनिस्ट्रेटर जी, जो लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारी हैं, वो सब। तो साथियों, मैं लंबा भाषण देने के लिए आपके बीच नहीं आया हूं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, हम उसके उपभोक्ता होते हैं। उन वस्तुओं के संबंध में हमें जानकारी कैसे हम रख सकते हैं और गड़बड़ी हो गई तो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी संक्षेप में आपसे बात करूंगा। तो मैंने कंपनसेशन की आपसे बात की। अगर किसी भी सामान से गड़बड़ी हो गई है, किसी सेवा से गड़बड़ी हो गई है, तो आप कंपनसेशन पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? इसके लिए हर जिले में एक कंज्यूमर कमीशन बनाया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर कमीशन बनाया गया है। उसमें आप जाकर अपना परिवार अपनी शिकायत दे सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था, ये सर्विस ली थी, इसमें ये कमी हुई है और इससे मुझे ये नुकसान हो गया है, तो आपको वो पूरा का पूरा कंपनसेशन दिलाए जाने का प्रावधान डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जरिए किया गया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जरिए भी शिकायत नहीं करना चाहते तो बड़ा इजी प्रोसेस हो रहा है। 1915 का नंबर नोट कर लें, 1915 ये पब्लिक दे रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूट किया 1915। ये भी हमने एक पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके पीछे इसका नंबर लिखा हुआ है 1915, यहाँ दिया हुआ है 1915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है, भारत सरकार की तरफ से चलता है। इस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर पूरे 7 दिन और 17 लैंग्वेजेज में आप उड़िया में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप अपनी कंप्लेंट यहाँ दर्ज करा सकते हैं। इसके नीचे का व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने व्हाट्सएप कर दें अपनी कंप्लेंट, इनको व्हाट्सएप कर देंगे तो भी एक्शन हो जाएगा। इन दोनों के अलावा गोविंद जी और जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनकी मदद ले सकते हैं और इनकी मदद लेकर के अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। कंज्यूमर कमीशन में केस पेश करने के लिए वकील करना जरूरी नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एडवोकेट। बिना वकील के आप खुद अपना केस पेश कर सकते हैं और अप टू 5 लाख रुपीस की जो कंप्लेंट है, 5 लाख रुपए तक की शिकायत पर कोई कोर्ट फीस भी नहीं। अगर शिकायत 5 लाख रुपए तक की है तो कोई कोर्ट फीस भी नहीं। इट्स वेरी इजी प्रोसेस है और न्याय भी जल्दी होगा। जैसे बाकी सिविल कोर्ट में टाइम लगता है वैसा प्रोसीजर नहीं है, इजी प्रोसीजर इसके लिए बनाया गया है ताकि आप लोग शिकायत आराम से पेश कर सकें। हिंदुस्तान के कंज्यूमर कमीशन में अब तक 60 लाख शिकायतें आई हैं और बहुत बड़ी संख्या में कंज्यूमर्स को रिलीफ मिल रहा है। ये जो कंज्यूमर हेल्पलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 1,25,000 शिकायतें हर महीने आ रही है। 1,25,000 शिकायत हर महीने आ रही है। तो आप लोग भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच हूँ। साथियों,
हॉलमार्क की भी बात की, BIS का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपको बताएगा। कोई भी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हम केवल उसको देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। ये एयर कंडीशनर यहाँ लग रहा है, अगर आप बाजार में एयर कंडीशनर खरीदने जाएंगे तो आप क्या एयर कंडीशनर को देख के उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं? स्टार रेटिंग देता है। स्टार रेटिंग का क्या मतलब है बताएंगे आप? इन्होंने आपको एक जानकारी दी है, ये आपको भी शायद पता होगी कि आप जब AC को देखते हैं आप क्वालिटी का अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन वो जो कोने में स्टार रेटिंग लगी है उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बिजली की खपत कितनी होगी। इस AC से बिजली की खपत कितनी होगी। अगर 5 स्टार है तो कम खपत है, 4 स्टार है तो ज्यादा खपत है, 3 स्टार है तो और भी ज्यादा खपत है। तो जैसे आप देख के इजीली देख सकते हैं कि अब इसमें बिजली की खपत कितनी है, वैसे आप नहीं देख सकते थे, स्टार रेटिंग से देख सकते हैं। इसी तरह हम कोई भी मार्का जब किसी प्रोडक्ट पे लगा होता है, चाहे वो ISI का हो या दूसरा हो, हम उसकी क्वालिटी को एश्योर कर सकते हैं कि ऐसी क्वालिटी होगी। हमारे लिए इजी हो जाता है। वो निशान देखिए, अभी हेलमेट की बात हो रही थी। हेलमेट अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो फायदा देने की जगह नुकसान करेगा। कभी खराब क्वालिटी का हेलमेट कई बार टूट करके खुद सिर में घुस जाता है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप हो सकता है बच जाए, लेकिन खराब हेलमेट पहन रखा है तो वो टूट के आपको अंदर डैमेज करता है। तो उसको आप देख के कैसे देखेंगे? ISI देख कर। तो ये स्टैंडर्ड मार्का है, जो बहुत सारे मार्का हैं। ISI की तरह एक मार्का है, वूल मार्का है, इको मार्का है, FSI के निशान है, FNTO के निशान है। वो सब अगर हम समझेंगे तो हम इजीली उस स्टैंडर्ड को समझ सकते हैं। लेकिन हमें एक बात और समझने की जरूरत है, केवल निशान देखने से उसकी क्वालिटी का पता नहीं लगता है। ISI लगी हुई हर चीज बढ़िया होगी इस बात की गारंटी नहीं है। ISI किस बात की गारंटी ले रहा है ये भी आपको समझना जरूरी है। जैसे आपने हॉलमार्क का गहना खरीदा, हॉलमार्क का आपने खरीद तो लिया, हॉलमार्क का मतलब वो प्योर नहीं है, वो प्योर उतना ही है जितना उस पर कैरेट मेंशन किया गया है। हम गहना खरीदने जा रहे हैं और हमने हॉलमार्क का देख के खरीद लिया, इसका मतलब 22 कैरेट नहीं है। वो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड को कंफर्म करता है। 22 कैरेट भी हो सकता है, 18 कैरेट भी हो सकता है, और अब तो 9 कैरेट तक के ऊपर भी, नीचे के कैरेट्स पर भी मार्का आपको मिल सकता है। तो वो आपको इसके साथ आपको ये भी देखना होगा उस मार्का के साथ कि वो मार्का किस चीज के लिए दिया गया। सीमेंट है, सीमेंट एक और कंपनी सर्टिफिकेशन में आता है, BIS का सर्टिफिकेशन है। अगर आपको पुल बनाना है, घर बनाना है या कोई तीसरी चीज बनानी है, सबके लिए अलग अलग क्वालिटी का सीमेंट चाहिए। ISI का निशान तो तीनों पे मिलेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ISI का निशान किस पर्पज से दिया गया है, ये भी आपको समझने की उसके साथ जरूरत है। इनके जरिए हम उसकी क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को इंश्योर कर सकते हैं कि ये इस स्टैंडर्ड का है। जो स्टैंडर्ड एक के लिए अच्छा हो सकता है, वो स्टैंडर्ड दूसरे के लिए खराब हो सकता है। तो पर्पज क्या है और वो किस पर्पज से वो स्टैंडर्ड दिया गया है, वो हम अगर उसको समझ के हम उसका यूज करेंगे। हॉलमार्क का कैसे आया? हमारे बीच हॉलमार्क के ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले 25 साल पहले मैंने जयपुर शहर में 15 गहने की दुकान से, सोने की दुकान से सोना खरीदा। 22 कैरेट प्योरिटी का बता के बेचा गया सोने में एक भी 22 कैरेट नहीं था। मामला योजना आयोग के पास गया, योजना आयोग ने BIS से कॉन्टेक्ट किया और फिर ये तय किया गया पूरे देश में एक सर्वे करें। 8 बड़े शहरों से सर्वे किया गया, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, सबसे गोल्ड सैंपल उठाए गए। और गोल्ड सैंपल उठाने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें आया कि 83% सैंपल फेल हो गए। भारतीय मानक ब्यूरो ने जो पहला सर्वे किया उसमें 83% सैंपल फेल हो गए। उसके बाद ये कोशिश हुई कि इसका इंश्योर करने के लिए हॉलमार्क का निशान होना चाहिए। भारत सरकार की जो पहली कमेटी हॉलमार्क के लिए बनी, उसका भी मैं मेंबर था। हमारी कोशिश से हॉलमार्क का निशान बन भी गया, चालू भी हो गया, लेकिन कंपलसरी नहीं हुआ क्योंकि ज्वेलर्स एसोसिएशन का बहुत प्रभाव है। उन्होंने उसको कंपलसरी नहीं होने दिया। 20 साल 25 साल की हमारी लड़ाई के बाद हम उसको कंपलसरी करा पाए। तो इसमें ये उदाहरण देना इसलिए जरूरी है कि जब तक कंज्यूमर यूनाइट नहीं होंगे, जब तक आपकी आवाज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक हम उस देश में वो पॉलिसी लागू नहीं कर सकते जिससे आपके सुरक्षित होंगे। क्योंकि व्यापारी संगठित हैं
उनके पास संसाधन है, उनकी 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें दिल्ली और मुंबई में जो सरकार को प्रभावित करने की ताकत रखती है, लेकिन कंज्यूमर संगठित नहीं है, हमारी आवाज़ संगठित नहीं है। अगर हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, अगर हमें देश में अपने हित में कानून बनवाने हैं, अगर उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित बनाना है, तो ये बेहद जरूरी है कि हम जागरूक होने के साथ संगठित हों, कंज्यूमर इंटरेस्ट में काम करने वाले संगठनों के साथ, एजेंसियों के साथ जुड़े। भारतीय मानक ब्यूरो आज जो काम कर रहा है, हॉलमार्क की मैं दोबारा उदाहरण दूं, अगर आपने कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट खरीदा है हॉलमार्क का और वो प्योर नहीं है, BIS से थर्ड पार्टी गारंटी देता है, लेकिन केवल थर्ड पार्टी गारंटी नहीं है, वो प्योरिटी से जितना खराब है, जितना उसमें सोना की गुणवत्ता खराब है, उससे दुगुना तक कंपनसेशन भी BIS आपको दिला सकता है। आप लोगों को जानकारी है। तो ये सब चीजें हैं जिनको हमें यूज करनी चाहिए। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। BIS जैसी नियामक एजेंसी और निगम मेट्रो जैसी कंपनियों के बीच एक एजेंसी के रूप में काम करते हैं। लेकिन साथियों, आज जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, उनसे जो खतरे बदल गए हैं, बढ़ गए हैं, उनके बारे में भी आपको सचेत और सावचेत रहने की जरूरत है। आज पूरा मार्केट ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है। मोबाइल से आप लोग सामान खरीदते, ई प्लेटफॉर्म जिनके जरिए आप अपना ऑर्डर देते हैं, उनमें डार्क पैटर्न्स के जरिए आपको गुमराह किया जाता है। डार्क पैटर्न के जरिए प्लेटफॉर्म पे वो चीज दिखाई जाती है जो वो दिखाना चाहते हैं, वो चीज नहीं दिखाई जाती जो हम देखना चाहते हैं। इसका नतीजा ये है कि हम निर्णय करने की प्रक्रिया में चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए आप हवाई जहाज का टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं, अब वो आपको फ्री सीट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आप महंगी सीट से खरीद सको। आगे की 2 सीट खाली दिखा रहे हैं, फ्री सीट बाकी नहीं दिखा रहे हैं। आपने किसी एजेंसी से टिकट बुक कराया, उसके साथ ही साथ इंश्योरेंस का वो ऑफर करते हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने जो इंश्योरेंस दे दिया वही आपको लेना पड़ेगा। आप टिकट जिस एजेंसी से बुक कराए, आपको उसी का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और उस इंश्योरेंस में उन्होंने क्या कर रखा है, फीस भले ही थोड़ी कम दिखती है, लेकिन उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट बहुत कम करती है। एक्चुअल में आपको बहुत लॉस होता है, ये हमें पता नहीं है। आज आप मोबाइल पर, जब बात, ये मोबाइल मेरा यहाँ रखा हुआ है, मैं भी बोल रहा हूँ, आप किसी 2 फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, मोबाइल बंद पड़ा है, आप देखें थोड़ी देर बाद वो विज्ञापन आने लग जाएंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपने कभी इसका एक्सपीरियंस किया है? आपको वो विज्ञापन दिखने लग जाएंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि मोबाइल 24 घंटे आपको सुन रहा है। आप में से कितने लोगों को पता है कि मोबाइल हर टाइम आपको सुन रहा है? और न केवल सुन रहा है, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को वो मार्केटिंग के लिए यूज कर रहा है। हम लोग धड़ाधड़ ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते। ओके हम करते जाते हैं। हमारे सारा निजी डाटा, पर्सनल डाटा, फोटो, वीडियो सभी दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रक्रिया के जरिए उन्होंने हमारे निर्णय करने की शक्ति भी छीन ली। हम खरीदना क्या चाहते थे, सोचते क्या थे, वो हमें खरीदवा क्या देते हैं अपनी मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए। ये हमें सोचना पड़ेगा। जिस टेक्नोलॉजी में आप रह रहे हैं, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आपके घर में जो स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, आजकल सारे टीवी स्मार्ट आने लगे, आपको पता ही होगा। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि स्मार्ट टीवी को आप ही नहीं देखते, टीवी भी आपको देखता है? आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आप टीवी को नहीं देख रहे, टीवी भी आपको देख रहा है? और सिर्फ देख नहीं रहा, वो आपके फोटोज और आपके इंफॉर्मेशन दूसरी जगह शेयर भी कर रहा है। उनका दर्द है कि वो मार्केटिंग पर्पज के लिए ऐसा करते हैं, पर उसका मिसयूज होने की संभावना बनी है। सूरत की हमारे पास एक कंप्लेंट आई, एक फैमिली रात को बेडरूम में कुछ टीवी पर कुछ इस तरह के शो देखती थी जो उनके पर्सनल हो सकते हैं। एक दिन जब वो देख रहे थे तो उनके पिक्चर उसमें आने लगे। मामला बड़ा गंभीर हुआ, पुलिस में रिपोर्ट गई, पता लगा कि स्मार्ट टीवी ने उनके खुद के फोटो खींच के आगे भेज दिए। क्योंकि स्मार्ट टीवी को डाउनलोड करते समय ऐसी बहुत सारी ऐप्स उसके साथ भी डाउनलोड हो जाती है जो उनको एक परमिशन देती है कि वो आपके फोटोज ले सकते हैं। और हमें पता नहीं, तो अवेयरनेस नहीं होगी। अगर हमें पता नहीं होगा तो हमारे लिए कितना खतरा हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगाइए। इसलिए आप सबको अवेयर होने की जरूरत है, चीजों के बारे में समझने की जरूरत है। साथियों, अगर कानून में जो हमने आपको अधिकार दिला दिए हैं, उनके जरिए अगर आप चाहें तो जो मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम लड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं
लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। स्कूल कॉलेज की इशू भी हो सकते हैं, आपके तमाम दूसरे इशू भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल का, बैंकिंग का। तो मैं इसकी बहुत देर बोल नहीं पाऊंगा, समय वैसे ही ज़्यादा हो गया। तो इसके पीछे हमारा एक ये स्कैनर है, इसका QR कोड है। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो हमारा एक YouTube चैनल है। उस YouTube चैनल पर हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएंगे कि कंज्यूमर को अवेयर रहने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। मैं बहुत देर आपसे बात नहीं करूंगा, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप में से अगर कोई क्वेरी है, आप में से कोई क्वेश्चन है। लीगल मेट्रोलॉजी ने भी आपको बात बताई, इन्होंने तोड़ के भी बताया, लेकिन क्या आपको पता है जो नई टेक्नोलॉजी आई है, वो नई टेक्नोलॉजी में आपको चिप के जरिए पेट्रोल पंप पे 200 मीटर दूर से पंप को बंद कर देते हैं। हम सोच रहे हैं यहाँ कुछ गड़बड़ करेगा, वहाँ गड़बड़ नहीं होती है। 200 मीटर दूर से उसको रिमोट से बंद कर रहे हैं और आपको पेट्रोल कम दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी आई है, उनका जो नेगेटिव यूज है वो बहुत चिंताजनक है। इसलिए समय है जब हमें सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। आप लोगों ने मुझे सुना, बर्दाश्त किया, उसके लिए धन्यवाद।